हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सबसे पहले हैप्पी 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 न्यू ईयर। क्लियर है? 2025 आ चुका है और कुछ ही दिनों में जनवरी 2025 वालों के एग्जाम भी हैं। तो सर जी, बात करते हैं मुद्दे की। आज हमारा जीएसटी का एक सेशन है और मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं जीएसटी पे आपके साथ कुछ प्रैक्टिस सेशन करने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और हमें इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं दो पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं जितने भी जो डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, उसके बाद केस स्टडी पर कवर करने वाले हैं। तो बेटा, पहले आज की वीडियो में एमसीक्यू कवर करेंगे और अगली वीडियो में हम करेंगे दैट इज केस बेस्ड एमसीक्यू, और फिर उसके बाद करेंगे आरटीपी और पास्ट ईयर एग्जाम की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और मेरे साथ जुड़ जाओ जीएसटी की प्रैक्टिस सेशंस में। चलो जी, शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है। 60 एमसीक्यू है मेरे पास, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल आपको 60 एमसीक्यू कराने वाले हैं। और सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने एग्जाम से जस्ट पहले पब्लिश करे। तो इन क्वेश्चन में से डिट्टो एग्जाम में आपको कुछ एमसीक्यू नजर आ सकते हैं। क्लियर है? हम लोग कवर करेंगे सारे, प्लस कुछ इंस्टीट्यूट ने स्टडी बेस्ड बोले तो केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यू दे रखे हैं, उनको अगली वीडियो में कवर करने वाले। पहले इनको 60 को फटाक से खत्म करते हैं। आप मेरे साथ में देखना, जल्दी जल्दी करेंगे और सारे पॉइंट्स को एमसीक्यू को रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा है एक्स एंड कंपनी सप्लायर है रजिस्टर्ड इन द मेघालय। ध्यान रखना, मेघालय, मेघालय का कुछ नंबर है, ये स्पेसिफाइड स्टेट में आता है। कह रहा है जो चाहता है कंपोजिशन स्कीम लेना चाहे उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या है? देखो, नॉर्मल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ है इन केस ऑफ गुड्स। अगर वो सर्विस की बात नहीं करेगा तो सर्विस के केस में 50 लाख है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ है। बट कुछ स्टेट थे जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह जैसे स्टेट थे, 8 स्टेट थे जिनकी लिमिट हो रखी थी 75 लाख। तो अगर इसके आंसर पे जाऊं तो आंसर है बी, दैट इज 75 लाख इज अ करेक्ट आंसर। पहले का कि अगर कंपोजिशन स्कीम में आप एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स के ऊपर बात करोगे तो स्पेशली 75। सर, 50 लाख भी तो हो सकता है, बट पॉइंट इज 1.5 करोड़ की लिमिट दे रखी है, तो मैं मान के चलूंगा गुड्स के ऊपर बात कर रहा है, नॉर्मली सर्विस के ऊपर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहा है। मध्य प्रदेश से कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन जीएसटी में, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड सच गुड्स आर नॉट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं तो 20 लाख और 40 लाख की तो उसे लिमिट मिल सकती है। 20 लाख या 10 लाख की लिमिट मिल सकती है। 40 लाख गलत बोल दिया, 10 लाख और 20 लाख। ना ही वो हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट बना रहा है, तो दैट मींस उसका वो एग्जेम्पशन तो अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? उस पे कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल लिमिट क्या है? सर, पहली बात अगर देखा जाए तो अगर वो स्टेट है मध्य प्रदेश, कोई स्पेसिफाइड स्टेट में नहीं आता, और अगर वो गुड्स में डील कर रहा है, किस में डील कर रहा है? गुड्स में, है ना, इंटरेस्ट गुड्स में डील कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के लिए हो गया 40 लाख की लिमिट। बट 40 लाख की लिमिट उसे मिल जाएगी, बट सर ये नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई पे लग जाएगा मैंडेटरी सेक्शन। क्या लग जाएगा मेरे बच्चे? मैंडेटरी सेक्शन लग जाएगा। और वो कहता है सर जी, हो हेलो सर जी, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदाउट एनी लिमिट। इसका मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो। तो आंसर जो है वो है डी। हां, अगर ये इंटर स्टेट नहीं होता, इंट्रा स्टेट होता, क्या होता? इंट्रा, तो इसको मिल जाती है 40 लाख की लिमिट। क्या मिल जाती? 40 लाख। और अगर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड गुड्स बना रहा होता, 20 लाख तक की लिमिट मिल जाती, इवन इन केस ऑफ इंटरस्टेट, इवन इन केस ऑफ इंटरस्टेट। चलो जी, साथ साथ और भी बातें याद करते चलेंगे। कह रहा बताइए इनमें से कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को टेस्टिंग करा रहे हो, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग कर रहे हो, एग्जेम्प्ट है। तो दैट मींस देखा जाए तो सीधा सीधा आंसर है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन है नहीं। 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आंसर पे हमारी एग्जेम्पशन है। कह रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट कब नहीं मिलेगा? नॉट अवेलेबल। कब नहीं मिलेगा? पढ़ते हैं। सर कह रहा है सर्विस ऑन विच, जिस पे टैक्स अंडर कंपोजिशन, ऑफ कोर्स सेक्शन 10 में अगर कंपोजिशन स्कीम में आपने जीएसटी पे किया तो कोई आईटीसी सामने वाले को नहीं मिलने वाला। अगर आप फ्री में बांट रहे हो, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने पर्सनल कंजम्पशन में कर लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट मींस आंसर नंबर डी। तीनों ही केस में आपको आईटीसी की सूरत नजर नहीं आने वाली। आगे चलो। कह रहा सुभाष एंड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने टैक्सेबल सप्लाई करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ओके, मैं रजिस्टर्ड हूं सुभाष एंड कंपनी, और मैंने सप्लाई करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं देना है अगर मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई, याद है हमें टैक्स इनवॉइस नहीं देना, हम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना देते थे, लेकिन उसकी दो कंडीशन की, सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो और वो सामने वाला
मांग भी ना रहा हो और वैल्यू 200 रुपए या उससे ज्यादा ना हो, 200 रुपए या उससे ज्यादा, 200 से कम है, 200 से कम, 200 तक भी है तो भी दिक्कत है, 200 से कम है तो उसे टैक्स इनवॉइस इमीडिएटली इशू करने की जरूरत नहीं है, वो कंसोलिडेट भी कर सकता है। द आंसर इज कितना होना चाहिए, डज नॉट रिक्वायर्ड, जब इनवॉइस 150, अगर 200 है तो उस पर भी इशू करना पड़ेगा, 600 पे तो करना ही पड़ेगा, 1200 पे तो करना ही करना पड़ेगा। दैट इज आंसर नंबर सी। बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कई सारे बच्चों को 200 लिमिट याद रहेगी लेकिन 200 पर उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है, 200 से नीचे पे नहीं करना है। ओके आगे चलते हैं। कह रहा कौन से टैक्सेस सब्स्यूम मतलब खत्म हो गए जीएसटी में, जो वन नेशन वन टैक्स के नाम पे। पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, कह रहा भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म हो गया क्या, सर जी टैक्सेस ऑन लॉटरी खत्म हो गया क्या, इन्वायरमेंट टैक्स खत्म हो गया क्या, इन्वायरमेंट टैक्स आज भी है, टैक्सेस ऑन लॉटरी आज भी है, इनकम टैक्स लगता है और लॉटरी पे तो वो अभी आज भी है। कस्टम ड्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं टीएसटी में समा चुका है, जीएसटी के अंदर आईजीएसटी में खत्म हो चुका है। दैट मींस जस्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या हो चुका है, समा चुका है। तो इसका आंसर है ठीक है, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इन्वायरमेंट टैक्स, आई थिंक मेरे हिसाब से यार इसका ना ऑप्शन गलत है बेटा मेरे बच्चे, ऑप्शन ना यहाँ पे ये ए होना चाहिए लेकिन ये फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ये है हमारा, लेकिन इसमें करेक्शन कर लेना, करेक्शन होनी चाहिए। दैट मींस बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम्ड हो गई है, लॉटरी और एनवायरमेंट टैक्स आज भी है। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसका आंसर तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन जो समझ आ रहा है वो फर्स्ट है। मैंने आंसर चेक भी कर लेना एक बार, मैंने कर लिया, तो आंसर यही है, फर्स्ट है, ठीक है। चलो आगे चलो। कह रहा सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करें, रेल, चेन्नई टू गुजरात में विद इन इंडिया, तो एग्जाम्प्ट हो जाए। तो आपको याद है कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पल्सेस, ऑफ कोर्स आंसर इज यस, मिलिट्री इक्विपमेंट बिल्कुल, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब, जेगरी खराब, मतलब दैट इज इन दोनों को स्पेसिफाइड में नहीं है, याद है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, मिल्क, सॉल्ट, ग्रेन, फूड ग्रेन है, तो ये सारे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हैं, जिसमें से पल्सेस और मिलिट्री इक्विपमेंट भी आते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज आंसर। तो ये मेरा आंसर है, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको अगर आप रेलवे के द्वारा या वेसल्स के द्वारा विद इन इंडिया ट्रेवल करते हो बाई, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। आगे चलते हैं। कह रहा है जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रेसिपिएंट सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कौन से केस में जीएसटी नहीं पे करेगा रेसिपिएंट, मतलब आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा कौन से केस में। अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड, बिल्कुल लगेगा आरसीएम सर जी। अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस हम किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं जो रजिस्टर्ड इंडिया में है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी में, उस पर आरसीएम लगेगा। डायरेक्टर किसको दे रहा है, डायरेक्टर है गैलेक्सी लिमिटेड का, और वो दे रहा है मिस्टर कृष्णा को, ठीक है सर जी। अगर देखा जाए डायरेक्टर है, रजिस्टर्ड है, और वो किसी और कंपनी का रजिस्टर्ड है पर किसी और को दे रहा है, सर यहां आरसीएम नहीं लगेगा। दैट इज एक तो ये हो गया, ठीक है, ये आरसीएम नहीं लगेगा, इस पे नॉर्मली डायरेक्टर अपना टैक्स अपने आप पे अपनी कैपेसिटी में टैक्स पे करेगा। इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो स्पीड पोस्ट की सर्विस दे रहा है, एमओनो लोकेटेड इन इंडिया में, ऑफ कोर्स यहां भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे जो है वो एग्जेम्पशन है कि वो जीएसटी में अपने पे खुद टैक्स देंगे, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट उसका बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं करती थी। याद है ना, 2-3 थे वहां पे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एयरक्राफ्ट वेसल्स रिलेटेड सर्विसेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। 3 स्पेसिफाइड सर्विस हैं जिन पे कभी भी आरसीएम नहीं लगता, इवन ये नॉन टैक्सेबल भी नहीं है, टैक्सेबल है, क्लियर है। तो ये 3 सर्विसेज पे काम बन जाएगा, दैट इज यहां पे आरसीएम लगेगा। सप्लाई मतलब यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, हाँ आरसीएम नहीं लगेगा। और सप्लाई बाय रिकवरी टू बैंक, ऑफ कोर्स यहां पे आरसीएम लगेगा। तो आंसर इज सेकंड और थर्ड, ये 2 केस हैं जिन पे आरसीएम नॉट एप्लीकेबल, इन दोनों पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट इज सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर सी, ठीक है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो। कह रहा मिस्टर एक्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, और वो ना ही हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो उसे कब स्टेटमेंट कौन सी सही है बताओ। उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपल्सरी लेना है, सर जी सीधा पढ़ो ना, डी पॉइंट, कंपल्सरी लेना है। वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और अगर नोटिफाइड गुड्स नहीं बना रहा है तो उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विदाउट एनी टैक्स लिमिट। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर नॉन रेजिडेंट को दिया तो उसका वैलिड कितना होगा, 90 दिन। 90 दिन इनिशियली वैलिड होगा, उसके बाद वो उसको एक्सटेंड करा सकता है, लेकिन नॉर्मली 90 दिन वैलिड रहेगा। इफेक्टिव डेट जो है वो 90 दिन रहेगा, जो भी उसकी डेट है 90 दिन, और जो इतने दिन उसने मांगा विच एवर अर्लियर उस दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कौन सी एक्टिविटी हम नाइदर अ सप्लाई नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, मतलब नेगेटिव लिस्ट में कौन सी है। अगर देखा जाए तो नेगेटिव लिस्ट पूछ रहा है, नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन सी है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस जिसपे आईटीसी ले चुके हो सर, ये डीम्ड सप्लाई मानी जाती है, डीम्ड सप्लाई मानी जाती है। सेक्शन 7(1)(c) के अंदर पैरा 1,
पैरा 1 में ही लिखा हुआ है कि भैया आपको यहाँ पे पैरा 1 जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल उनका पैरा ही पॉइंट है वहां पे। ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल है सर जी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, अगर आप डिसीज को कर रहे हो या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर करा रहे हैं, ये दोनों ही नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है। मरने के बाद के क्रियाक्रम या उसके खर्चे आपके नेगेटिव लिस्ट से बाहर हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेशनशिप दे रहे हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी पे कर रहा है इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, तो उसमें भी कोई बात नहीं होगी। दैट इज थर्ड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही नेगेटिव लिस्ट है, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे चलो, कह रहा अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा बचा है तो उसकी पेमेंट कहां हो सकती है? बेटा कैश की पेमेंट कहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट बोले तो आईटीसी की पेमेंट सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में पे कर सकते हो, बाकी कहीं हाथ नहीं लगा सकते। कह रहा हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट फॉर द डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। कह रहा तब हम लिमिट निकालते हैं ना एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकलती है? बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का फॉर्मूला अगर बोले तो टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई छोड़ो, मैं लिखूं यहां पे, ठीक है, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो एफसीएम में टैक्सेबल है, चाहे वो आरसीएम में, बस इनवर्ड सप्लाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्लस फिर एक्सपोर्ट आ जाएगी, एक्सपोर्ट आ जाएगी, प्लस इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगी बिटवीन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। इवन आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन द ब्रांचेस, अगर इंटरस्टेट है तो वो भी सप्लाई सेल मानी जाएगी, ठीक है। ये सब है यहाँ पे। क्या नहीं आएगी? इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगी, जीएसटी कंपोनेंट नहीं आएगा। देखते हैं अब ये आंसर क्या है। कह रहा है एग्रीगेट ऑल टैक्सेबल सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई छोड़ के, और एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट, बस इतना ही लिखा है इन्होंने। लिखा है एक्सपोर्ट के बाद इन्होंने एक और चीज ऐड करी है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली। कह रहा है इंटरस्टेट सप्लाई आएगी पर्सन की अलग से, नहीं इंटरस्टेट पर सारी सप्लाई नहीं आएंगी, ठीक है। कह रहा है ऑल टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगी, पैन नंबर की कंप्यूटेड, ये भी सही नहीं है। कह रहा है ऑल टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगी, एक्सपोर्ट आएगी, इंटरस्टेट सप्लाई आएगी, हैविंग द सेम पैन कंप्यूटेड ऑल इंडिया एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जीएसटी। हाँ, तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है, जिसमें वो कह रहा है सारी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, और इंटरस्टेट सप्लाई भी आएगा, सेम पैन पे जो एक बंदा रजिस्टर्ड है बोले तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। और क्या नहीं आएगा? जीएसटी नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा? इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगी। तो दो चीजें छोड़ के बाकी, तो करेक्ट आंसर इज डी। आगे चलो, कह रहा कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है अगर वो वॉलंटरी के अलावा कर रहा है। तो अगर वो लाइबल है तो एज पर सेक्शन 25 उसे विद इन 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जब से वो लाइबल हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अगर उसने एप्लीकेशन लगाई थी कैंसिलेशन के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उसने एप्लीकेशन लगाई थी कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, और एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन के लिए लगाई थी वो लगाई थी 4 सितंबर को, जबकि प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया 14। तो ये बताओ उसे फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करनी पड़ेगी? तो डेफिनेटली फाइनल रिटर्न का जो पीरियड है वो 3 महीने है, 3 मंथ्स फ्रॉम दी डेट, 3 मंथ्स फ्रॉम दी कैंसिलेशन डेट या कैंसिलेशन ऑर्डर, जो भी आया है विच एवर इज लेटर, जो बाद में आया, मतलब या तो कैंसिलेशन बाद में हुआ है या ऑर्डर बाद में, उसके 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो दोनों डेट में से बाद में क्या है? 14 सितंबर, और 14 सितंबर का 3 महीने काउंट करोगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 14 दिसंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आगे चलो, कह रहा है 3 ब्रांच हैं, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में, पंजाब में है, और अमृतसर लुधियाना में वो गारमेंट के बिजनेस कर रहा है, जलंधर के ब्रांच में वो शूज बना रहा है, मतलब दैट इज पंजाब के अंदर ही विद इन स्टेट उसकी 3 जगह पे ब्रांचेस हैं, जिनमें 2 में वो क्या कर रहा है? गारमेंट कपड़ों की दुकान चला रहा है, और एक में शूज की दुकान चला रहा है। कह रहा है कौन सा ऑप्शन उसके लिए लीगली अवेलेबल है? पहला, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है पंजाब स्टेट का, डिक्लेयरिंग वन एनी ऑफ द ब्रांच एज प्रिंसिपल प्लेस और अदर। बिल्कुल सही है सर जी, वो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है पूरे स्टेट का, और उसमें एक को वो प्रिंसिपल डाल दे और बाकी को एडिशनल प्लेस। ठीक है सर, ये ठीक है। XY लिमिटेड कैन ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन ईच ऑफ 3 ब्रांचेस, अमृतसर, जलंधर, ये भी बिल्कुल ठीक है, वो तीनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेपरेटली भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। XY लिमिटेड कैन ऑब्टेन 1 रजिस्ट्रेशन फॉर शू बिजनेस, जलंधर, और अनदर रजिस्ट्रेशन विच इज कॉमन फॉर गारमेंट, ये भी ठीक है सर जी, वो ऐसे भी कर सकता है कि शूज के लिए अलग ले ले और जो गारमेंट के लिए वो कॉमन ले ले, उसमें से एक प्रिंसिपल और एक एडिशनल, तीनों ही ऑप्शन ठीक है, आइदर ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई सा भी ऑप्शन वो चूज कर सकता है। कह रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो ग्रांट हुआ नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, उसकी वैलिडिटी क्या होती है? सर उसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है, नॉर्मल अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया तो वो वैलिड रहेगा टिल द कैंसिलेशन, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता तब तक जनों जन तक चलता रहेगा। हाउ मेनी डेज एप्लीकेशन रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है? 30 दिन है, बट ऑफ
ऑफकोर्स अब अमेंडमेंट के बाद आपका ये पीरियड बढ़ के हो चुका है, बट अभी नॉर्मली यहाँ पे 30 दिन रखा है कि जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। कह रहा रजिस्ट्रेशन पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में, क्या वो आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी कलेक्ट किया है, कहना रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन कलेक्ट जीएसटी, अच्छा वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है कि आउटवर्ड सप्लाई पे? द आंसर इज नो। वो कभी भी अगर कंपोजिशन स्कीम में तो वो सामने वाले से जीएसटी नहीं कंप्यूट कर सकता, कलेक्ट कर सकता है, वो कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकता। इसमें से कौन सी सप्लाई है, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विस कौन सी है? कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइट इन गुड्स या विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। अगर आपने राइट ट्रांसफर करा, ऑफकोर्स यही ट्रांसफर ऑफ टाइटल सर्विस है, ठीक है, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर करना या टाइटल ट्रांसफर करना फ्यूचर डेट बोले तो हायर परचेज कंसीडरेशन, ये दोनों ही सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, दोनों ही सप्लाई ऑफ गुड्स, ये राइट ट्रांसफर करना सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलो। कह रहा पी लिमिटेड, हमारी कंपनी कौन है? पी लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है इसका? कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और कहां पे? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ऑर्डिनरी कैरी कर रहा है बिजनेस टैक्सेबल गुड्स का, ओके कोई दिक्कत नहीं। उनका वेयर हाउस कहां पे है? तेलंगाना में। अच्छा वो सामान रखते हैं तेलंगाना में, वैसे रजिस्टर्ड कहां पे है? महाराष्ट्र में। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस पी लिमिटेड, उनका कहां कहां बिजनेस का प्लेस माना जाएगा? दोनों माना जाएगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज तेलंगाना और महाराष्ट्र, दोनों में माना जाएगा। चाहे भले ही तेलंगाना में सिर्फ वेयर हाउस ही है, बट एज पर द जीएसटी उन्हें वहां पे रजिस्ट्रेशन का लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर वो वहां पे 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो बच सकते हैं, बट नॉर्मली प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों जगह माना जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब जो भी सप्लाई जिस पे टैक्स नहीं देना, देखा जाए तो वो सप्लाई जिन पे नील रेट लग रहा है, बिल्कुल जीरो रेट लग रहा है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अल्कोहलिक लिकर कंजम्पशन वगैरह, या फिर आपकी सेक्शन 11 के हिसाब से जो एग्जेम्प्ट हो रखी है, तीनों ही, दैट इज बोला जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। ओके, कह रहा है कौन सी सप्लाई इसमें से एग्जेम्प्ट है? बेटा देखा जाए तो कह रहा है आर्टिस्ट है जो परफॉर्मेंस कर रहा है, क्लासिकल आर्ट फॉर्म बिल्कुल अलाउ है, क्लासिकल अलाउ है, आर्ट फॉर्म अलाउ है, लेकिन पेंटिंग स्कल्पचर का नहीं, ठीक है, म्यूजिक डांस और थिएटर का, और उसकी कंसिडरेशन अगर देखा जाए, ठीक है, फोल्क और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, उसकी कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब सर वो कोई भी क्लासिकल फोक या उसका डांस कल्चर म्यूजिक का डांस कर रहा है और उसकी जो कंसिडरेशन है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इज एक्यूरेट आंसर, जिसमें वो दोनों ऑप्शन है। देखो यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे 1.5 लाख से कम, और यहाँ पे म्यूजिक का है ही नहीं, डांस थिएटर वगैरह है जिसमें वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है लेकिन मॉडर्न है, ठीक है। तो आपका क्लासिकल होना चाहिए, फोक वगैरह होना चाहिए, म्यूजिक डांस का होना चाहिए, और कंसिडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कह रहा है इनमें से कौन सा एडमिशन करोगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है? म्यूजियम एग्जेम्प्ट है, नेशनल पार्क एग्जेम्प्ट है, टाइगर रिजर्व एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एक सेकंड देना बच्चों, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्ट है, बट उसका टिकट 500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर 600 रुपए उसकी टिकट तो ऑफकोर्स ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है डिस्काउंट अगर आपने दिया आफ्टर द सप्लाई तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट कर दिया जाएगा। 2 कंडीशन है बेटा, कितनी कंडीशन है? 2 भी नहीं 3 बोला जाए। पहला कि वो डिस्काउंट एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई, मतलब पहले से पता होना चाहिए। दूसरा आपने उसके उस डिस्काउंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिंक कर सकते हो इनवॉइस से कि वो किस इनवॉइस से लिंक है, और आपने उससे प्रोपोर्शनेटली सामने वाले का आईटीसी कम करा दिया हो, ठीक है। तो कह रहा है डिस्काउंट एंटर्ड हो बिफोर से, और ये लिंक हो, और ये रिवर्स कर दो, तीनों कंडीशन अगर मिल जाती है तो आप उस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एसजीएसटी में शैल बी डीम्ड माना जाएगा कि वो रिवोकेशन है सीजी, मतलब ऑफ कोर्स अगर आपने सीजीएसटी में वापस ले लिया, रिवोकेशन हो गया, तो सारे सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी यूटीजीएसटी माना जाएगा। कैंसिलेशन का भी सेम पंगा है कि अगर आपने सीजीएसटी में कैंसिल हो गया तो सारे जीएसटी के लॉज में आपको कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ कैंसल अंडर शेल नॉट बी, नहीं ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट और सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ये माना जाएगा, दैट इज रिवोकेशन और कैंसिलेशन अगर एक जीएसटी से हट गया, सीजीएसटी से हट गया, तो बाकी सारे लॉ से भी हट जाएगा, ठीक है। अगर गुड्स आपने लॉट में ट्रांसफर करा है तो आपको कब तक आईटीसी मिलेगा? लास्ट लॉट, बेटा लास्ट लॉट के टाइम पर आपको आईटीसी मिलेगा, उससे पहले आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। बैंकिंग कंपनी का अगर मैं बात करूं तो सर ये बैंकिंग कंपनी का पुराना क्वेश्चन है, अब ये डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग कंपनी को पहले ऑप्शन था कि वो 50% भी ले सकते हैं या प्रोपोर्शनेटली कर सकते हैं, बट अब पॉइंट इज कि उन्हें प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा, हमारे पॉइंट में ये नहीं है। आगे आ जाओ। कह रहा है एक सप्लायर है जिसने डिडक्शन लिए डेप्रीशिएशन पे,
ठीक है। डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ले लिया ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर द इनकम टैक्स। अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया एज अ डेप्रिसिएशन में तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। सर अगर आपको वहां डिडक्शन चाहिए डेप्रिसिएशन के नाम पे तो सर यहाँ पे नहीं। तो मतलब अगर वो कह रहा है सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट तो ऑफ कोर्स उसे नॉट अवेल आईटीसी, उसे कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है। कह रहा है वेयर हाउस ऑफ सर्विस इज एग्जेम्प्ट, इनमें से कौन सी चीजें आपकी एग्जेम्प्ट होंगी? हाँ जी, तो इसमें से कौन सी सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट हैं, मतलब एग्जेम्प्ट है वेयर हाउस करने का? वीट आपकी बिल्कुल, देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप वेयर हाउसिंग करोगे तो अलाउ है। देखो एप्पल आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वीट आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दालें आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पोटैटो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारा ही हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब सारे को किसी को भी आप वेयर हाउस करोगे आपके लिए एग्जेम्प्ट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस रेंडर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। कह रहा अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन भी करा तो भी ये सप्लाई माना जाएगा। क्या? अगर आपने इंपोर्ट करा है कोई भी सर्विस जो पर्सन बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए, मतलब आप इंडिया में हो लेकिन आपने अपने बेटे से सर्विस ली है कहां पे, जो यूएस में है। ठीक है। तो अगर आपने वो कह रहा है सर्विस ली है इन द कोर्स ऑफ, पहले पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर्सन इंडिया में है और वो अपना ब्रदर या फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल इन जर्मनी। अच्छा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर हुली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस। सर देखो ध्यान से समझना, देखो पता है पॉइंट ये है कि जो हमारा यहाँ पे पैरा है वो ये कहता है, मतलब अगर बात करूं तो वो ये कहता है कि सर जी आपने, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आपने इंडिया के बाहर से किसी भी कंट्री से आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी है इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में विदाउट कंसीडरेशन तो आपका डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो। दोनों ही क्या हो? रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी में अगर मैं आपको फैमिली मेंबर की बात करूं तो आप हमेशा रखना फैमिली मेंबर में सर आपकी एक तो जो डिपेंडेंट है वो आएगा, कोई भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता कौन है, जो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है वो आपका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। और दूसरा अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, सेटल्ड है, तो आपका बेटा आपके बेटे की फैमिली वगैरह, और जो बेटी अगर वो मैरिड नहीं है तो वो आपका माना जाएगा। पर पॉइंट ये कि आपका ब्रदर सिस्टर ये अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो आपका नहीं रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। इस केस में देखो जैसे बेटा है तो वेल सेटल्ड भी है तब भी वो आपका फैमिली माना जाएगा, बट ब्रदर अगर आपका है और वो वेल सेटल्ड है तो वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं माना जाएगा। आपका ब्रदर अगर आप पे डिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बेटी आप पे डिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ये कि आपके 3 केस यहाँ पे ये नहीं बनेगा, बाकी 3 बन जाएंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तीनों ही आपके रिलेटेड पार्टी मतलब सप्लाई माने जाएंगे, क्योंकि 2 तो डिपेंडेंट है और एक आपका रिलेटेड पार्टी में आता है, बेटा आपके रिलेटेड पार्टी में आता है। ठीक है। तो यहाँ आएगा बेटा बेटी आएंगे, बट दैट इज ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है सर जी विच ऑफ द फॉलोइंग एंगेज इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई फ्रॉम उत्तर, कह रहा इनमें से कौन सी इंट्रास्टेट सप्लाई जो उत्तर प्रदेश से हो रही है इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 और 2 इवन थो द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। तो मतलब कंडीशन पूछ रहा है कि वो कंडीशन कौन सी थी। अगर पर्सन सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट सर्विस तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट सर्विस कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आइसक्रीम कर रहा है तो ये नोटिफाइड माना जाएगा और आपको उस केस में ट्रेडिंग करना, आइसक्रीम वगैरह, और पर्सन सप्लाइंग सर्विस और रिपेयरिंग। अच्छा ये ठीक है, आइसक्रीम कर रहा है तो ये भी नोटिफाइड है, इसमें इसको लिमिट वगैरह देखनी पड़ेगी। मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ तो वही है, देखो सिंपल है, देखो रेस्टोरेंट सर्विस करेगा उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, रेस्टोरेंट के साथ में इंटरेस्ट कर रहा है, लोन्स इन एडवांस आपकी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, मतलब पॉइंट ये है उस पर इंटरेस्ट कमाना नॉर्मल है। सर आइसक्रीम वगैरह आपके प्रोडक्ट में आ गया, गुड्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रिपेयर करने की सर्विस दे रहे हो तो सर वो आपका नॉर्मली सेक्शन 10(1)(2) में नहीं आएगा, वो सर्विस में आ जाएगा। अगर सर्विस में वो 50 लाख तक है तो आप उसके लिए कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे नॉर्मल सी। ठीक है। कह रहा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ जी, देखो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये पूछ रहा है कि सर अगर आपने सर्विस का केस है, आपके केस में सर्विस का केस है, अरे रुक जा, सर्विस का केस है तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 3 कंडीशन होती थी, तो 2 कंडीशन होती थी, अगर ध्यान से देखो तो होता था पेमेंट, और देखो सर्विस रिसीव हो रही है, रिसीविंग डेट तो होगी नहीं, पेमेंट और आपकी बुक में जो एंट्री हो रही है, मतलब अगर मैं देखा जाए तो पेमेंट और मतलब जैसे पेमेंट
पेमेंट डेट का क्या होता था कि जिस दिन आपके अकाउंट में एंट्री हो गई या अकाउंट से डेबिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर इज अ पेमेंट डेट, और फिर जो आपने इनवॉइस इशू किया उसके 60 दिन के अंदर अंदर, है ना, तो विच एवर इज अर्लियर इज और टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या क्या लिखा है, कह रहा डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, डेट इमीडिएटली बिफोर फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस, ये भी कंडीशन है, और डेट जिस दिन पेमेंट अकाउंट है। देखो इन दोनों डेट को अगर मैं बोलूं तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, इसमें अर्लियर जो आएगी वो आएगी पेमेंट डेट, वो क्या आएगी पेमेंट डेट। तो दो कंडीशन होती हैं, ठीक है, और एक कंडीशन ये हो गई इनवॉइस। तो विच एवर इज अर्लियर, तीनों की बात करा जाए तो तीनों में से जो अर्लियर है वो पेमेंट डेट होगी, और फिर उसी पेमेंट डेट को अगर 60 दिन के अंदर कंपेयर करूं तो फिर विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई। तो तीनों का विच एवर इज अर्लियर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई। यही गुड्स होता तो ये 30 दिन हो जाते, और यहां पर एक और चीज आ जाती है वो गुड्स रिसीप्ट नंबर, कि आपका गुड्स जिस दिन रिसीव हुआ वो, तो तीनों वहां पर आ जाते। ठीक है सर, कह रहा है इनमें से कौन सी सर्विस आपके रिवर्स चार्ज में नहीं आती, ध्यान से देखते हैं। कह रहा सर्विस सप्लाई बाय द आरबीटी टर्मिनल टू बिजनेस एंटिटी, अगर आरबीटी टर्मिनल कोई भी सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो वो देखो नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट होती है और बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल हो जाती है अंडर आरसीएम। ठीक है, ये तो आरसीएम में आ जाएगी, डज नॉट फॉल पूछा। अच्छा, स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप को दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, दोनों ही टैक्सेबल है, दोनों ही आरसीएम, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप दोनों केस में आरसीएम लगेगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे हैं पैसेंजर प्रोवाइडेड रेसिपेंट जो है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफ कोर्स अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, दैट मींस उसी को जो रेंट पे दे रहा है मोटर व्हीकल उसे ही टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन डी, सही है। कह रहा है इसमें से कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है, अच्छा कौन सी एग्जेम्प्ट है, एडमिशन सर्कस को दे रहे हैं 550, 500 तक तो ठीक है, 550 से ऊपर गया टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, नॉर्मल इंटरेस्ट अगर आपका लोन से एडवांस पा रहा है तो ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट होगी तो उस पर टैक्सेबल हो जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजर है जो पर्सन कर रहा है बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में नहीं आउटसाइड इंडिया करता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन बोले तो एम्बेसी वाले जो सर्विस दे रहे हैं वो टोटली एग्जेम्प्टेड है, ऑफ कोर्स ये एग्जेम्प्टेड है। आईटीसी मोटर व्हीकल पे कब मिल जाएगा, जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, मतलब सप्लाई ऑफ सेम ट्रांसपोर्टेशन में ही हो, ठीक है, या तो टैक्सेबल सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, या इंपार्टिंग ट्रेनिंग, तीनों ही केस में अगर आपने काम किया तो आपको मोटर व्हीकल का, अगर आप इसी बिजनेस में हो, आपका मेन काम धंधा ही मोटर व्हीकल से निकल रहा है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन रेजिडेंट अगर है तो उसे रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के अंदर अंदर लेना है बेटा, अगर बात करें तो उसे लेना है अपना जो लेना है उसे देखो, जो अपना एनआरटीपी है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसे अपना रजिस्ट्रेशन एडवांस में लेना होता है, एटलीस्ट 5 डेज पहले, उसे नॉर्मल पीरियड अलाउ नहीं है, उसे 5 दिन पहले, 5 वर्किंग डेज पहले उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जो पीरियड स्पेसिफाइड है या 90 दिन, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले उसका रजिस्ट्रेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा उसे पीरियड का अलाउ वैलिड नहीं है। इन टैक्सेबल सप्लाई अगर नॉन बैंकिंग है तो उसका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, देखो नॉर्मली इनवॉइस का जो पीरियड है वो सर जो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वो नॉर्मली 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, पर बैंकिंग कंपनी को कुछ एग्जेम्पशन है और उनका पीरियड 45 डेज है, कितना है 45 डेज, तो ये हमने बात करी थी, ठीक है। अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल करी है तो आपका कब तक इनवॉइस इशू होना चाहिए, सेल ऑन अप्रूवल में या तो सप्लाई अप्रूव्ड हो गई है या 6 महीने फ्रॉम द रिमूवल डेट, दैट इज सप्लाई होने से पहले पहले, अप्रूव्ड होने से पहले पहले, या अप्रूव होने तक, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। तो करेक्ट आंसर इज, अगर देखा जाए तो दोनों का विच एवर इज अर्लियर, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। कह रहा है इनवॉइस शैल बी प्रीपेड, कितने बनना चाहिए, इन केस ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो 3 कॉपी में बनना चाहिए, और इन केस ऑफ सर्विस की बात करें तो 2 कॉपी में। क्यों, क्योंकि 3 कॉपी में गुड्स के केस में एक रेसिपेंट रखेगा, एक सप्लायर रखेगा और एक ट्रांसपोर्टर रखेगा, लेकिन सर्विस के केस में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है तो एक सेलर और एक बायर, दैट्स इट, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आंसर ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। उसके कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फॉर, अगर आपके पास लाइबिलिटी पड़ी है तो आप लाइबिलिटी को कैसे पे करोगे, तो देखो सीक्वेंस होता था, ठीक है, सीक्वेंस दिया हुआ है पेमेंट के अंदर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के टैक्सेस खत्म किए जाएंगे, फिर करंट ईयर के टैक्सेस खत्म किए जाएंगे, फिर आपके जो भी डिमांड वगैरह वो खत्म किए जाएंगे। तो पहले सेल्फ असेस टैक्स प्रीवियस ईयर का, फिर सेल्फ असेस टैक्स करंट ईयर का, फिर आपकी डिमांड, तो सेल्फ असेस टैक्स प्रीवियस ईयर का सबसे पहले आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, फिर करंट ईयर, फिर टैक्सेस, ओके। कह रहा फाइनल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, फाइनल रिटर्न की एज सच कोई ड्यू डेट नहीं है, आप जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा या जिस दिन कैंसिलेशन होगा, विच एवर इज लेटर के बाद 3 महीने के अंदर अंदर, ये क्वेश्चन भी अभी भी कर लिया था हमने एक प्रैक्टिकल, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डर आने से या कैंसिलेशन डेट विच एवर इज लेटर के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करके चलनी पड़ेगी। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ग्रांड पेरेंट कभी भी आपके रिलेटेड पार्टी नहीं है, नहीं ये तो सही नहीं है, ग्रांड पेरेंट ऑलवेज बेकार की बात, ग्रांड पेरेंट्स अपने ग्रांड सन के लिए, मतलब मेरे दादा दादी क्या मेरे लिए कभी भी रिलेटेड पार्टी है नहीं होंगे, नहीं हो सकता है, अगर वो मेरे पे डिपेंड
डिपेंडेंट है, अगर मेरे पे वो डिपेंडेंट है तो यस, डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं। तो पॉइंट इज अगर वो रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो उसके अलावा वो रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। एल्कोहलिक लिकर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन अभी जीएसटी से तो बाहर है क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, बट ऑफकोर्स स्टेट एक्साइज और सेंट्रल एक्साइज ये दोनों ही लगते हैं इस पर। सेंट्रल भी अल्कोहल पे पैसा कमाती है और स्टेट भी पैसा कमाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पर नहीं मिलेगा, अगर पर्सनल कंजप्शन है नहीं मिलेगा। मेंबरशिप क्लब की एम्प्लॉयर एज पर द कंपनी इंटरनल पॉलिसी, कोई स्टैच्यूटरी लायबिलिटी नहीं है, नहीं मिलेगा सर जी, नहीं 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 मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ऑफ कोर्स इंटरनल पॉलिसी कोई भी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलने वाला, दैट इज कोई आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। कह रहा है इसमें से कौन सा गुड्स नहीं माना जाएगा। गुड्स की डेफिनेशन जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी एज सच विदाउट एनी डिसमेंटलिंग एक्सेप्ट मनी एंड शेयर्स, और साथ में फिर अगर आपका कोई एक्शनेबल क्लेम है या जो भी थिंग्स अटैच टू लैंड है वो आपका गुड्स की डेफिनेशन में आता है। तो देखते हैं, कह रहा 10 पैसे जिनकी सेल वैल्यू 100 रुपए, तो अगर 10 पैसे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मनी में भी एक बात थी कि जिसकी करेंसी जो उसकी फेस वैल्यू वो उसकी न्यूमरिक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू अगर सेम है तो वो मनी बाहर है, वो मनी बाहर है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो ओल्ड करेंसी जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से अलग है तो वो आपके टैक्सेबल है। इसका मतलब 10 पैसा वैसे तो पुराना है तो 10 पैसे की कीमत 10 पैसे होनी चाहिए ना, मगर लेकिन मार्केट में 100 है, इसका मतलब उसकी फेस वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू सेम नहीं है, तो ये मनी नहीं माना जाएगा, दैट इज ये गुड्स है, दैट्स ए गुड्स है। ठीक है, लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स है। मतलब मेरे लिए अगर आंसर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ अनलिस्टेड, दैट इज बी ऑप्शन है जो मेरे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। मतलब अगर देखा जाए तो आंसर मेरे लिए बी है जो मेरे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। कह रहा राम एक ज्वेलर है जो अपनी ज्वेलरी बेचना चाहता है ट्रेड एक्सपोर्ट में, कहां का ज्वेलर है, मुंबई का है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है मुंबई में, ओके। और यहां पर एक्सपो हो रहा है, सर जी प्रगति मैदान में एक्सपो लगा है और वो दिल्ली में आके एक सामान बेचना चाहता है, तो उसे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनने वाला है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मैंडेटरी उसे अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना पड़ेगा, ही नीड्स टू मैंडेटरली हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, नहीं ये गलत है, उसको ऐसा कोई जरूरत नहीं है, उसे यहाँ पे कोई अपना मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बनाने की जरूरत है। ही नीड टू फाइल जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फॉर द मंथ और क्वार्टर एज ही गेट्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हाँ उसे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है जो वो है आंसर कि भैया उसे ये लाइन गलत है, उसे कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं है, बस आइट काम करे और चला जाए। इनमें से कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट है, लिखकर आपकी अगर देखा जाए तो वो ऑफकोर्स बाहर है, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है ऑफकोर्स सेक्शन 11 के द्वारा, और इलेक्ट्रिसिटी तीनों ही आपकी एग्जेम्प्ट है, कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और कुछ सेक्शन 11 के द्वारा बाहर है। कह रहा है इनमें से कौन सा रिकॉग्नाइज सिस्टम आपका मेडिसिन में चलता है, सब चलता है, यूनानी ये सब चलता है, तो तीनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कौन सी सर्विस एग्जेम्प्ट है हेल्थ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर सर्विस में सर हॉस्पिटल की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्बुलेंस की, ये सारी एग्जेम्प्ट है। कह रहा है केमिस्ट शॉप जो चला रहा है हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू द, अच्छा हाँ ठीक है, कह रहा है केमिस्ट शॉप चल रही है जो हॉस्पिटल में सेलिंग मेडिसिन टू द पब्लिक, नहीं 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 सर ये एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि ये आप एक तरह की हॉस्पिटल में क्लिनिक फैसिलिटी नहीं दे रही, केमिस्ट शॉप है। कह रहा फूड सप्लाई कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एज पर द डाइट, ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है कि जो आपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको जो डाइट दी जा रही है उसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो हेल्थ केयर में आएगी। फूड सप्लाई विजिटर को दे रहे हैं टैक्सेबल हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट सर्विस हो रही है वो भी एग्जेम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब ये एग्जेम्प्ट है, बाकी सारी टैक्सेबल है, ठीक है। कह रहा है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 5 लाख का है, विच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, एडवांस दिया था आपने, अगर गुड्स के केस में है मेरे बच्चे, गुड्स के केस में है तो वो कह रहा है एडवांस मिला था 1 अप्रैल को, इनवॉइस हुआ था 15 अप्रैल को और गुड्स रिमूव हुए थे 25। देखो वैसे ही होता है पेमेंट और इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस डेट विच एवर, लेकिन गुड्स के केस में पेमेंट डेट इज नॉट रेलिवेंट, तो इनवॉइस डेट का काम का है, तो आपको कब टाइम ऑफ सप्लाई है, फॉरवर्ड चार्ज है तो 15 अप्रैल, दैट इज आपको वहां पे गुड्स डिटेल से लेना देना नहीं है कि गुड्स कब रिमूव हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, इनवॉइस डेट पे ही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई ए रिसीव लीगल सर्विस फ्रॉम अ लॉयर मिस्टर ज्ञान रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वे ये कहां का है, मुंबई का, और ये सर्विस किससे ले रहा है, ज्ञान से जो लॉयर है कहीं का, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर शाम की कितनी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 42 लाख है, ऑफ कोर्स ये रिसीव कर रहा है लीगल सर्विस, तो ये 42 लाख की टर्नओवर है। और कह रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस एटसेट्रा, जो इनवॉइस इशू हुआ था वो 15 अप्रैल को हुआ था, पेमेंट डेबिट हुई थी 5 तारीख को, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स 1 मई को पेमेंट एंटर्ड होगी थी, एक्चुअल में अकाउंट से 5 तारीख को कटा। कह रहा टाइम ऑफ सप्लाई, पहली बात तो सर जी ध्यान समझो,
पहली बात तो ध्यान सुन लो सर जी, जो आप सर्विस ले रहे हो लॉयर से, दैट मींस लॉयर से अगर आप सर्विस ले रहे हो और आप बिजनेस एंटिटी हो, वो भी आप 10 लाख 20 लाख से ऊपर है, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस में डील हो। तो श्याम जी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 42 लाख आपकी टर्नओवर है सर जी, 20 लाख सर्विस की लिमिट है, तो दैट मींस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सामने वाला रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है और वो अगर कोई भी एडवोकेट से सर्विस लेता है तो उस पर लगता है आरसीएम। क्या लगता है मेरे बच्चे? आरसीएम। और आरसीएम के केस में, सर्विस के केस में क्वेश्चन है कि सर जी जिस दिन आपकी पेमेंट डिडक्ट हुई है, दैट इज 5 और 1 विच एवर इज अर्लियर, तो यहां तो आ गया 1 में, और फिर जिस दिन इनवॉइस हुआ है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, उसके 60 दिन। तो ये बताओ 60 दिन कब खत्म हो गया? अप्रैल के बाद मई के बाद जून जाके खत्म हो गए। दैट मींस मेरे लिए जो विच एवर इज अर्लियर डेट होगी वो 1 मई जो होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, इसमें से कौन सा बंदा कंपोजिशन स्कीम के लिए लायक नहीं है? एक एबीसी है जो सेलिंग गारमेंट सोलली इन अहमदाबाद, एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख इन द प्रिंसिपल फाइनेंशियल ईयर। सर जी इसको मिल जाएगी एग्जाम्पशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भैया, कपड़े बेच रहा है और 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है। अगला, एक स्टार्टअप कंपनी है जो ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट चला रही है जिसकी टर्नओवर 98 लाख है, तो इसको भी रेस्टोरेंट में है, रेस्टोरेंट अलाउ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोरियर कंपनी है मुंबई में, सर जी अगर देखा जाए तो इसे ही नहीं मिलने वाली, इसे नहीं मिलने वाली कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि कोरियर सर्विसेज के केस में 90 लाख नहीं है, 50 लाख लिमिट है, दैट्स इट। ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो तो उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर सिर्फ आपको एक कोरियर वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है अज्यूम दैट ऑल द एक्टिविटी आर गिवन अंडर टेकन एज अ कंसीडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, में से कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है? सर जी रेंटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। एम्प्लॉय एग्री टू नॉट वर्क, नॉन मतलब होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मोबाइल फोन रिपेयर कराना सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रोविजन ऑफ सप्लाई बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ये तो नेगेटिव लिस्ट है सर जी, सप्लाई ही नहीं है, इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है, मतलब ये नेगेटिव लिस्ट है, सप्लाई ऑफ सर्विस ही नहीं है। आगे चलो, खत्म मेरे बच्चों खत्म। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर जेड ने सोल्ड करा है गुड्स वाई को 2,55,000 का, जिसपे जीएसटी चार्ज करा था 18%। सम डिफेक्ट आया गुड्स में, वाई लिमिटेड ने रिटर्न कर दिया इसमें से गुड्स और उसने डेबिट नोट इशू किया 40,000 सेम मंथ, उसने 40,000 का कर दिया। कह रहा जेड लिमिटेड रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स कॉज इशूइंग क्रेडिट नोट। ठीक है, जेड लिमिटेड ने इस गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट नोट 40,000 का प्लस जीएसटी इन द सेम मंथ। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लायबिलिटी क्या है? तो ये तो काम करना पड़ेगा, है ना, अगर बात करें तो ये तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। देखो 2,55,000 की हमारी सेल हुई, ठीक है, हमने सेल करी, ऑफ कोर्स इस पे जीएसटी अलग से लगाया होगा। फिर वो कह रहा है रिटर्न आ गया, माइनस 40,000 का डेबिट नोट हुआ, तो हमारी तरफ से क्रेडिट नोट 40,000 खत्म, तो इसका जीएसटी हमने अलग से रिवर्स करा है, इसका जीएसटी, ये सेल, इस पर जीएसटी लगा होगा, फिर ये जीएसटी रिवर्स हो गया, ये जीएसटी रिवर्स हो गया। तो नेट देखा जाए तो 2,15,000 पे लगाना है, दैट्स इट। जो लाइबिलिटी बनेगी 2,15,000, मतलब 2,55,000 पे लाइबिलिटी आई होगी, आउटपुट लाइबिलिटी, फिर इस पे आईटीसी आ गया होगा हमें, और इसका नेट करें तो 2,15,000 का 18% जो निकालोगे वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 38,700 रुपए। तो ये आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो 2,55,000 पे 18%, फिर 40,000 पे 18%, वाईटीसी लेस करके आपकी नेट लाइबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो 38,700 से करेक्ट आंसर। गुड्स एज पर द सेक्शन 2017 कौन सा है? एक्शनेबल क्लेम है, बिल्कुल इंक्लूड होता है। ग्रोइंग अटैच टू लर्निंग बिल्कुल होता है। मनी सिक्योरिटी नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए और ये फोर्थ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, है ना, सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग ठीक देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट, गलत है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अगर सप्लायर गलती से कोई वैल्यू डिक्लेयर करता है विच इज द मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, तो उसे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। सिंपल देखो, सप्लायर है, अगर उसने कोई वैल्यू लगाई है, मान लो 1 लाख की वैल्यू ली, ठीक है, 1 लाख की, ऐसे समझो, देखो आराम से इसे ना समझो, कंफ्यूज मत होना। देखो आपने सेल करी, सप्लायर हो तो आपने सेल करी, तो आपने जब सेल करी होगी तो आपने 1 लाख की वैल्यू दिखानी थी, तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख से, है ना, डेटर को डेबिट करना था 1 लाख से। अब पॉइंट ये है कि आपने उसे 1 लाख से ज्यादा, एक्चुअल से डिक्लेयर जो लिखा है वो 1 लाख लिखना था, लेकिन आपने 1 लाख ना लिख के आपने विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू 1,20,000 लिख दिया। ठीक है, तो आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, अब आप उसे खत्म करना है, कम करना है, तो ऑफ कोर्स आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम कह रहा है सप्लायर ने डिक्लेयर करा सम स्पेशल डिस्काउंट दिया था उसे, विच इज ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर। ठीक है, सप्लाई ओवर होने के, ही कैन नॉट इशू अ क्रेडिट नोट अंडर द जीएसटी लॉ फॉर द डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, कह रहा सप्लाई ने डिक्लेयर करा आपने एक स्पेशल डिस्काउंट जो आपने दिया है सप्लाई करने के बाद, तो सप्लाई करने के बाद अगर आप दे रहे हो तो वो डिस्काउंट आप नहीं माइनस कर सकते हो, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है
क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है, ठीक है, अगर मैं बात क्वांटिटी रिसीव हुई है रेसिपिएंट का इज मोर देन द व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस सप्लाई, मतलब जो उसने क्वांटिटी रेसिपिएंट ने रिसीव करी है ना वो ज्यादा है, वो क्या है ज्यादा है, मतलब अगर मैंने 1000 भेजे थे, 1000 भेजने थे तो मैंने जो कर दिए 1200, तो मैंने कम डेबिट करा होगा तो मैं और डेबिट कर दूंगा, दैट इज डेबिट नोट, क्लियर ना, डेबिट कम किया डेबिट ज्यादा कर दूंगा। लास्ट में कह रहा है देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न, नहीं 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 सर, आईटीसी तक आपको जितने आईटीसी की डेट है ना याद है 30 सितंबर 30 नवंबर तक आपको अभी नए अमेंडमेंट के हिसाब से 30 नवंबर तक आपको भाई साहब डेबिट नोट वगैरह इशू कर देना है, ठीक है, क्योंकि आईटीसी तभी ले सकते हो ना आप, उससे ज्यादा तो आईटीसी नहीं ले सकते हो, तो सिंपल है, सी पॉइंट गलत है, बाकी सारे ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट लास्ट करा एबीसी लिमिटेड अगर ईवी बिल जनरेट हुआ 12 फरवरी को 2 बजे और वो ट्रांसपोर्ट ओवर है डायग्नोस्टिकल 100 के लिए, तो आपका पीरियड बिल एक्सपायर कब होगा अगर आपने कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, देखो 100 किलोमीटर के लिए हो रहा है तो सीधी सी बात है आपको कितना टाइम मिलेगा, सोचो एक बार, 20 किलोमीटर का एक दिन मिलता है, तो 100 किलोमीटर की अगर बात करूं तो डिवाइडेड बाय 20 मतलब 5 डेज मिलने वाले हैं। अब 12 तारीख भूल जाओ, 12 तारीख की रात के 12 बजे से टाइम शुरू होगा, तो 13 14 15 16 17 मतलब 17 की रात में खत्म होगा, ठीक है, नहीं गलत कर दिया मैंने, 12 तारीख को 2 बजे हुआ है, ठीक है, 2 बजे हुआ है तो कितने मिल जाएंगे, 5 डेज मिल जाएंगे आपको, है ना, तो 5 डेज के हिसाब से जो आएगा वो आएगा 13 14 15 16 17 17 18, हाँ तो 17 18 की रात में, 17 18 की 12 बजे रात में आपका खत्म हो जाएगा, तो 17 तारीख की मतलब जिस दिन 17 तारीख खत्म होगा 18 शुरू हुआ तो 17 18 की मिडनाइट, ठीक है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट सर जी, लास्ट खत्म खत्म खत्म, कह रहा है राम एक इंडिविजुअल है गुजरात का और उसने एम्प्लॉयमेंट है, अर्निंग 10 लाख की सैलरी ले रहा है, उससे प्रोवाइडिंग इंटरेस्टेड सप्लाई कंसल्टेंसी सर्विस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी टर्नओवर सप्लाई सर्विस की 12 लाख है, ठीक है, 10 लाख की तो सैलरी कर रहा है, 12 लाख की सप्लाई, कह रहा है बताओ राम इज लाइबल टू टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज पर द सेक्शन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, बताओ सर, सिंपल है, ध्यान से को 10 लाख की वो वैसे अगर देखा जाए तो वो 22 लाख आ गया, 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया, बट पॉइंट ये 10 लाख तो उसकी सैलरी उसकी सप्लाई नेगेटिव लिस्ट है ना, तो इसे तो आप मानोगे नहीं, ये तो उसकी वो होगी ना, ये तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ये तो उसकी सप्लाई नहीं है, क्लियर है, तो पॉइंट इज वो तो अर्न कर रहा है ना वहां पे, तो देखो ना सर समझे नहीं, देखो राम क्या है, राम एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के केस में वो सर्विस दे नहीं रहा है, वो सर्विस सप्लाई नहीं कर रहा है, वो सर्विस सप्रेस मतलब मतलब दैट इज सप्लायर नहीं है, वो रेसिपिएंट है उस केस में, तो उसके में वो टर्नओवर थोड़ी ना ऐड होगी, उसकी जो टर्नओवर है वो सिर्फ 12 लाख है, उसकी सर्विस टर्नओवर क्या है 12 लाख, तो वो जो सप्लाई दे रहा है वो 12 लाख की दे रहा है और लोगों से पैसा रिसीव कर रहा है, तो उस केस में वो सप्लायर है, बाकी केस में तो वो रेसिपिएंट है, ठीक है, तो ये 10 लाख तो रेसिपिएंट की कैपेसिटी है, तो ये तो नहीं आएगी, इनवर्ट सप्लाई उसकी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं हुआ ना, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई होगी, तो ये तो इनवर्ट सप्लाई है, तो क्या है इनवर्ट, ठीक है ना, तो पॉइंट इज सिंपल सा है, और वैसे भी इन्वर्ट ना भी हो, मतलब पॉइंट इज सिंपल है कि ये 10 लाख की वो सप्लाई है जो नेगेटिव लिस्ट है और ये कवर नहीं है, तो उसके लिए जो कवर है 12 लाख, और 12 लाख के केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा, कह रहा है एज अ सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, खत्म हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, ध्यान सुनना, थोड़ा स्पीड मेंटेन करिए, ऑलमोस्ट 40 मिनट में हमने ये सारा पूरा कवर करा है, ठीक है, अगले सेशन में जब हम काम करेंगे तो सर जी इसके बाद के ये जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं इनको कवर करेंगे, ठीक है, तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू बड़े मजा आएंगे आपको करने में मेरे साथ में, ठीक है, अगले सेशन अगली वीडियोस में कवर करते हैं, जल्दी मैं इस वीडियो बनाने वाला हूं, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब इसको जरूर कर देना, थैंक यू सो मच बच्चों एंड हैप्पी न्यू ईयर।